एवरीवन, वेलकम बैक टू अडा 24/7 स्कूल। मैं हूं शिप्रा तिवारी, बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी जो मुझे सुनानी है आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बेटा। और क्लास 12th वालों, तुम लोग फैला नहीं रहे हो आग की तरह, जो है ये आवाज़ आवाम में फैल नहीं रही है कि मैम ने 12th पढ़ाना शुरू कर दिया, एवोल्यूशन से शुरू किया है। एवोल्यूशन जो है ये आसानी से आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। यू हैव टू सी द लेक्चर्स यार। तुम लोगों को बताओ जाके क्या कर रहे हो, सो रहे हो क्या? उठो, जागो। फिर उसके बाद इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद आई विल स्टार्ट विद द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो प्लीज़ आप ये इंपॉर्टेंट चैप्टर से इनको करवा रही हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखो और पढ़ लो यार, है ना। चलो आ जाओ, शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न थ्योरीज ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ। और मॉडर्न थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ में हम पढ़ेंगे आज हेल्डेन की थ्योरी। ठीक है, चलो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आई नीड ब्लैंक पेज, और इस ब्लैंक पेज में मैं आपको कुछ चीज़ें समझाती हूँ, ध्यान से सुनो। हम लोगों ने एंशिएंट थ्योरीज पढ़ी थी, थ्योरीज अपन डिस्कस करने वाले थे। ठीक है, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको ये बताया था। थ्योरीज दो प्रकार की हैं बच्चों, एक है एंशिएंट थ्योरी, वन इज द एंशिएंट थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, वन इज मेरे बच्चों कौन सी? एंशिएंट थ्योरी। ठीक है, एक है एंशिएंट थ्योरीज। एंशिएंट थ्योरीज मैंने आपको बताई जितनी भी थी, है ना, पैनस्पर्मिया, कॉस्मोजोइक, स्पेशल क्रिएशन, लुईस पाश्चर की बायोजेनेसिस, बहुत सारी पढ़ी अपन ने, ए बायोजेनेसिस। ठीक है, और हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न थ्योरी। ठीक है, मॉडर्न थ्योरी। ठीक है, अब देखो, हम लोगों ने ये पढ़ा था एंशिएंट थ्योरी में, एक थ्योरी ऐसी थी कि लाइफ केम फ्रॉम द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। वॉन हेलमोंट ने इस थ्योरी को सपोर्ट किया था कि भाई पसीने से लथपथ शर्ट को अगर आप किसी ऐसे कमरे में रख दोगे जहाँ पर गेहूँ रखा हुआ है तो वहाँ चूहे आ जाएंगे। तो वॉन हेलमोंट का मानना था कि जो पसीना है उसकी वजह से चूहे आए। ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि ए बायोजेनेसिस थ्योरी, ए बायोजेनेसिस हम इसे कहते हैं, ए बायोजेनेसिस इसका मतलब ये है कि लाइफ केम फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। नाउ उसके बाद जो है इसको डिसअप्रूव किया गया और उसके बाद आई थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ठीक है, ये थी ए बायोजेनेसिस की थ्योरी, और उसके बाद आई बायोजेनेसिस की थ्योरी। ठीक है, समझ में आ रही है ये बात? ये अपन लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें ये बताया गया, जिसको सपोर्ट किया लेज़ेरोस प्लांजेनी, फ्रांसिस्को रेड्डी और लुईस पाश्चर ने। इन्होंने बताया कि एक प्रीवियस लाइफ नहीं होगी तो मॉडर्न लाइफ या नई लाइफ नहीं आ सकती। पर मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है ये ध्यान से समझना। ठीक है, मॉडर्न थ्योरी का भी यही मानना है कि भाई लाइफ जो है वो सबसे पहले इनएक्टिव चीज़ों से आती है, केमिकल से आती है। ठीक है, तो इसमें दो पार्ट आपको मैं डिस्कस करवाऊंगी। पहला है केमिकल इवोल्यूशन और दूसरा है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। इनका भी यही मानना है कि लाइफ जो है वो पहले केमिकल से ही आती है। तो मैम वो केमिकल और इस केमिकल में क्या अंतर है ये बता दो जरा। बताती हूँ क्या अंतर है, ये समझो। इनके लिए केमिकल का मतलब ये है छोटे छोटे एटम्स। ठीक है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, उनसे जुड़कर जब वो जुड़ते हैं तब लाइफ आती है। इनका मतलब ये है कि पसीना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, किसी से भी लाइफ आ सकती है। तो इनका ये मैटर जो है ये क्लियर नहीं है कि कौन सा जो है नॉन लिविंग थिंग्स की वजह से लाइफ आती है, इनका क्लियर नहीं है। ये बस ये बोलते पसीने से लाइफ आ जाएगी। पर भैया जी, मॉडर्न थ्योरी आपको ये बताती है कि जब आपकी लाइफ ओरिजिन होना शुरू हुई तो एक सिंपल से एटम्स थे। वो एटम जुड़ जुड़कर बिलियंस ऑफ ईयर लगे, जिसकी वजह से लाइफ आई। समझ में आई बात? आपको ये क्लियर हुआ? तो हम लोगों ने पढ़ा कितने समय पहले अर्थ आई और कितने समय पहले पहला साइंस ऑफ लाइफ आपके अर्थ पे दिखाई पड़ा। तो आज हमको ये डिस्कस करना है, मतलब ये मान लो कि हम ये मानते हैं कि 4 बिलियन ईयर पहले अर्थ आई एंड 3.5 बिलियन, 4 to 4.5 बिलियन ईयर पहले अर्थ आई एंड 3.5 to 4 बिलियन ईयर पहले हमको लाइफ दिखी। पूरा 1 बिलियन का समय दिखा या 0.5 बिलियन ईयर का समय लगा अर्थ में लाइफ देखने के लिए। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज ये और ये थ्योरी में आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आएगा। ये थ्योरी आपको ये नहीं बताती कि कौन सा मॉलिक्यूल, ये बताती बस रैंडमली कोई भी मॉलिक्यूल है जिससे लाइफ आ जाती, पर ऐसा नहीं होता। मॉडर्न थ्योरी जो है इसे ए.आई. ओपेरिन और जे.बी.एस. हेल्डेन ने दिया था। इसे ओपेरिन हेल्डेन की थ्योरी भी कहते हैं। आपके नीट एग्जामिनेशन में ये पूछा जा सकता है कि मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ओरिजिन ऑफ लाइफ की कौन सी है, तो आपको यही लिखना है,
मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी जो है वो आपकी यही है। कौन सी है बेटा जी? मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ इज द जेबीएस, हेल्डेन एंड द एआई ओपेरिन थ्योरी। क्लियर है? समझ में आ गई बात? इसमें 2 स्टेप्स हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले जब लाइफ बनना शुरू हुई बच्चों तो वो केमिकल्स की वजह से हुई थी, ऐसे नहीं हो जाता। फिर धीरे 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 जब टेम्परेचर ठंडा होता गया तो टेम्परेचर ठंडा होकर वो केमिकल एग्रीगेट हुए और उन्होंने बायोमॉलिक्यूल्स बनाए, फिर वो बायोमॉलिक्यूल्स एग्रीगेट हुए, तब लाइफ उसमें आई। आज आपको जेबीएस, हेल्डेन और एआई ओपेरिन की इसी थ्योरी के बारे में डिस्कस करना है। चलिए शुरू कर लेते हैं अपन। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो भैया, सबसे पहले हमेशा ये याद रखना कि जो प्रिमिटिव अर्थ है ना, जो है धरती सुनहरी अंबर नीला, जो आज जो है 15 अगस्त में ये डांस करते रहते, पहले ऐसा नहीं हुआ था। प्रिमिटिव जो अर्थ थी वो बेसिकली टेम्परेचर इज एक्सट्रीमली हाई। टेम्परेचर क्या था बच्चों? टेम्परेचर इज एक्सट्रीमली हाई, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई था। ठीक है, साथ में, ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर था, ये बात क्लियर हुई। दूसरी बात, प्रिमिटिव अर्थ का जो एनवायरनमेंट था वो हाईली रिड्यूसिंग था, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। प्रिमिटिव अर्थ में आपको फ्री ऑक्सीजन दिखती ही नहीं थी। काय को नहीं दिखती थी? क्योंकि इतना हाइड्रोजन है, इतना हाइड्रोजन है, वो सारा फ्री ऑक्सीजन को पकड़ लेता था, इसलिए कोई फ्री ऑक्सीजन नहीं है। क्या क्या है? टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम हाई है। अर्थ का जो एनवायरनमेंट है वो है रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट है। दूसरी बात, इस अर्थ में आपको कोई भी फ्री ऑक्सीजन दिखाई नहीं देगी, नो फ्री ऑक्सीजन। ये कंडीशन आपने याद रखनी है, तो जेबीएस, हेल्डेन, ओपेरिन की थ्योरी आपको बढ़िया से समझ में आएगी। समझ में आ गई बात? ठीक है, क्लियर है? ये एनवायरनमेंट क्या क्या याद करेंगे, एक बार रट्टा मारेंगे। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, क्लियर है? अर्थ के एनवायरनमेंट हाईली रिड्यूसिंग, मतलब रिड्यूसिंग मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ में हाइड्रोजन ऐड कर दोगे, दैट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो एनवायरनमेंट जो है वो हाईली, बेटा हाईली बहुत ज़्यादा रिड्यूसिंग है, क्योंकि हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी हाई। फ्री ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि जैसे फ्री घूमते हाँ 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 हाइड्रोजन बोलता है चले जरा, मैं बहुत ज़्यादा हूँ, तुझे पकड़ लूंगा। तो सारे की जो रॉबरी है, चोरी चकारी जो है, हाइड्रोजन करते जा रहा है, सबसे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इस थ्योरी को हम मॉडर्न थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी को और ए बायोजेनेसिस ओरिजिन और नेचुरलिस्टिक थ्योरी और फिजिको केमिकल इवोल्यूशन। ठीक है, तो ये आपको ये बताती है कि जीवन की उत्पत्ति नॉन लिविंग थिंग से ही होती है। पर ये याद रखिएगा कि ऐसा नहीं होता कि नॉन लिविंग थिंग जो है पहले दिन ही एक मॉलिक्यूल से चूहा बन के जो है एक अप्सरा बन के रेडी हो जाए, ऐसा नहीं होता। ग्रेजुअल बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। क्लियर? इस हाइपोथेसिस को एआई ओपेरिन और जेबीएस, हेल्डेन ने थ्योरी दी थी। अकॉर्डिंग टू इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन द अर्थ आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ ए बायोजेनिक मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन। इसका मतलब आप ये समझिए कि इस ए बायोजेनिक मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन का मतलब होता है कि जब छोटे छोटे नॉन लिविंग मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, तो जुड़ के जब उसमें बदलाव आते हैं, तब एक लाइफ का ओरिजिन होता है। और ये याद रखिएगा कि 3 बिलियन ईयर पहले। समझ में आई बात? ये आपको रट्टा मारना है। क्लियर है इतनी बात? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि लास्ट क्लास में पढ़ो, जाके लास्ट लेक्चर लगाओ कि अर्थ कब आई, फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ उसमें कब दिखा, और कब जो है आपको ये दिखा कि प्रॉपरली लाइफ बन चुकी है। According to this theory, life is originated from a sea. This is called as primeval soup. ठीक है, primeval soup क्या होता है ये आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। क्लियर है? यहाँ तक कि इस कंसेप्ट में कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी आपको नहीं है ना? पक्का है ना? आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब आपको मैं एक और चीज़ समझाती हूँ। ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ टुक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ फिजिको केमिकल चेंजेस दैट बॉट अबाउट अ ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी आपको ये समझ में आएगा। दिस इज कॉल्ड एज केमिकल इवोल्यूशन। इट वॉज फॉलोड बाय द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो पहले केमिकल इवोल्यूशन हुआ है, फिर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ है। ये याद रखना कि पहले जो है केमिकल एग्रीगेशन हुआ है। समझ में आई बात? पहले सारे केमिकल आपस में आके जुड़ चुके हैं, उसके बाद क्या हुआ है बच्चों? उसके पहले क्या हुआ है? केमिकल एग्रीगेशन। उसके बाद फिर आगे की कहानी बढ़ी है, केमिकल एग्रीगेशन, और उसके बाद यही एग्रीगेट होकर इसमें लाइफ आई, एंड दिस इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। ना आगे ध्यान से समझना, जैसे पहले जो धरती थी ना बच्चों, धरती सुनहरी अंबर नीला, ऐसा था नहीं। ठीक है,
आपकी जो धरती थी वो बहुत ज़्यादा गर्म, एक्सट्रीमली 2-4-5 हज़ार टेम्परेचर था, ठीक है। अब इसका जो अर्थ था, जो सेंटर इज मोल्टेन, ठीक है, यहाँ पर आपके लिए मैं डायग्राम भी लेके आई हूँ, इसे हम कहते हैं मैग्ना, ठीक है। प्रिमिटिव अर्थ में पहले कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, या ये कह सकते हो नो एटमॉस्फेयर, पहले कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। अभी थोड़ी समय में आपको एटमॉस्फेयर बताना भी मैं शुरू करूँगी। कोई एटमॉस्फेयर नहीं, कोई ओजोन गैस नहीं, कोई ओजोन लेयर की परत नहीं, कोई कंबल नहीं, कोई रजाई नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पर सन की जो रेज हैं वो डायरेक्टली अर्थ पर आती थी। समझ में आई बात? अर्थ पर डायरेक्टली सन रेज आती थी। क्लियर है? मतलब एनर्जी कहाँ से मिल रही है भाई? इससे मिल रही है। क्लियर है? अब एक एक स्टेप समझो। अर्थ क्या है? मोल्टेन स्टेज पर है। अर्थ कहाँ पर है? मोल्टेन, पिघली हुई है, मोल्टेन स्टेज पर है। टेम्परेचर इज एक्सट्रीमली हाई, टेम्परेचर इज एक्सट्रीमली हाई, हाई 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 हाई, ठीक है। क्लियर है? अब आगे ध्यान से सुनो, एक एक चीज लिखी है इसमें, आपको समझ में आएगा कि फिजियोकेमिकल प्रोसेस क्या है ना, टकराता है। देखो ध्यान से सुनो, ये जो धरती है यहाँ से चीज़ें जो है टकराएंगी, टकरा के इनके बीच में क्या होगी? टकराने से चीज़ें कुछ कंबाइन होंगी, कुछ ब्रेक डाउन होगा, कुछ एनर्जी निकलेगी, उस एनर्जी का इस्तेमाल दूसरे मॉलिक्यूल करेंगे और वो जुड़ेंगे और जुड़ कर नए मॉलिक्यूल बनेंगे। In the process of origin of life, it is believed that the some organic molecule were formed from the water and some other components of the primordial earth atmosphere. इन थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें ये पता चला कि जीवन में या अर्थ में जो भी चीज़ें पहले बनी वो वाटर से कंबाइन होकर बनी, या वाटर प्लस कुछ और अर्थ के आसपास कुछ मीथेन, अमोनिया, ये सारी चीज़ थी, उनसे कंबाइन होकर बनी। ठीक है, समझ में आई बात? और इनसे मिल मिलकर क्या बना, अभी पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। इनसे मिल मिलकर क्या बना? न्यूक्लिक एसिड बना, अमाइनो एसिड बना, प्रोटीन बना, लिपिड्स बना। अभी इसको पूरा डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, आ जाओ। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन बन गया है, अमाइनो एसिड बन गया है, ये सब मिलने के बाद ये सब एग्रीगेट हुए और बीच में इनका आरएनए आ गया, तो हम कहते हैं कि भैया लाइफ आ गई, यही लाइफ होती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? दस प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर दीज मे हैव कैटलाइज्ड असेंबली ऑफ कॉपीज ऑफ देमसेल्फ एंड from the nucleotide in the earth water. These RNA considered to be the forerunners of the life. देखो भैया, अब तुमको मैं सब कहानी समझाती हूँ क्या होता है। माइक्रोस्फीयर ये सब पे अभी आपको पढ़ाऊंगी। देखो क्या होता है, ये दोनों स्लाइड जो हैं ये आपको पूरा रिपीटेड फॉर्म में अभी आपको फिर से मिलेंगी। क्या हुआ है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है बेटा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर। जब धीरे 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 चीज़ें ठंडी होती गई, पहले आपका वाटर था ही नहीं, ठीक है, वाटर सब वेपराइज फॉर्म में ऊपर चला जाता था, तो अर्थ में वाटर नहीं था, तो आपके अर्थ में क्या पड़ा हुआ था? आपके अर्थ में गैसेस पड़ी हुई थी, फ्री घूम रही थी आवारा। और जैसे ही टेम्परेचर डाउन हुआ तो ये जो आपका वेपराइज फॉर्म में वाटर कलेक्टेड है ना, ये बादल बना लेगा और बादल बना के बारिश गिरेगी। जब बारिश गिरेगी तो अर्थ में पाए जाने वाली जो गैसेस है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करके वो कुछ सिंपल बायोमोलिक्यूल्स बनाएंगे, जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड। फिर और टेम्परेचर कम होगा तो ग्लूकोज जुड़कर पॉलीसैकेराइड, अमाइनो एसिड जुड़कर प्रोटीन्स और फैटी एसिड जुड़कर लिपिड बनाएंगे। फिर जब लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट आपस में जुड़ जाएंगे तो इस एग्रीगेशन को हम कहते हैं प्रोटोसेल, और फिर ये प्रोटोसेल और डेवलप हो जाएगी और एक सेल बनाएगी। सेल का फर्दर डेवलपमेंट होगा इन द यूकैरियोटिक सेल एंड द प्रोकैरियोटिक सेल, और इस तरीके से आपके पूरे अर्थ में लाइफ का ओरिजिन होता है। फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ जब हम तब मानते हैं जब आरएनए बन गया। क्या बन गया? आरएनए बन गया। इट इज ऑल अबाउट द 4 बिलियन ईयर अगो। वैसे लाइफ जो है वो 3.5 बिलियन ईयर अगो आपके अर्थ पर आई, ऐसा माना जाता है। ठीक है, पर यहाँ पर ये बोल रहा है कि जब आरएनए आया तभी जीवन आया। ठीक है, अब आ जाओ एक एक करके स्टेप पढ़ते हैं। तो देखो क्या हुआ, लिपिड बन गया है, प्रोटीन बन गया है, फैट बन गया है और आरएनए उसके बीच में घुस गया, तो पहला सेल लाइक ऑर्गेनिज्म बना, सेल लाइक पार्ट बना। इट इज सेल लाइक नॉट सेल, क्योंकि इसके अंदर डिवीजन करने की कैपेसिटी नहीं है, इसके अंदर कोई सेल ऑर्गेनल नहीं है, बस ऐसा एग्रीगेशन बना जिसको हम प्रोटोसेल के नाम से जानते हैं। और इसी प्रोटोसेल से पूरी अर्थ का या पूरी ओरिजिन ऑफ लाइफ या पूरे ऑर्गेनिज्म का जन्म हुआ। अब देखो ये जो इवेंट मैंने आपको पूरे लिए हैं ये, ठीक है। अब इस फिगर के नीचे आपको सारी चीजें दिखाई देंगी। चलिए आइए शुरू करते हैं एक एक स्टेप। ये जो मैंने आपको पूरा बताया है क्या क्या हुआ है, ध्यान से समझो। ये देखो, पहले फ्लो चार्ट देखो। पहले अर्थ, प्रिमिटिव अर्थ ठंडी हुई तो इनऑर्गेनिक केमिकल्स बने। इनऑर्गेनिक केमिकल्स जैसे कि मीथेन, जैसे कि अमोनिया, जैसे कि हाइड्रोजन, जैसे कि पानी, जैसे कि हाइड्रोजन साइनाइड, मतलब हाइड्रोजन के सारे प्रोडक्ट बने। ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड ये सब बने। क्लियर है?
साइनाइड, ठीक है। उसके बाद क्या हुई, उसके बाद स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने। स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या है बच्चों, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड। ये बस टेम्परेचर धीरा होता जाएगा और आपकी कहानी कंप्लीट होती जाएगी। और बेटा जी फैटी एसिड्स ये बन गए आपके, ठीक है। उसके बाद इनमें जुड़ेंगे तो क्या बनेंगे, मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या है भाई साहब आपका, मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे कि डीएनए, पहले तो आरएनए बना तो पहले आरएनए, आरएनए के बाद क्या बना, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के बाद बना लिपिड, लिपिड के बाद बने पॉलीसैकेराइड्स। ये इनका एग्रीगेशन हुआ तो क्या बनी भाई साहब, प्रोटोसेल, ठीक है। क्या बनी, प्रोटोसेल बनी। प्रोटोसेल का डेवलपमेंट सेल में हुआ और यही सेल स्टार्ट करने लगी फोटोसिंथेसिस एंड द रेस्पिरेशन। जो फोटोसिंथेसिस करी वो प्लांट सेल, जो नहीं करी वो एनिमल सेल। अब एक एक स्टेप को जो मैंने इतनी जल्दी बता दिया, ठंडी हुई, ये हुई, अब आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा। तो हम ये मानते हैं कि 4 बिलियन ईयर पहले जो है आपके जो है सारी चीज़ें, कॉम्प्लेक्स चीज़ें बन गई थी और वहीं से लाइफ आना शुरू हुई। वैसे लोग कहते हैं कि जब आरएनए आए तब लाइफ आई, ठीक है। ये क्लियर है आपको 10। अब देखो कीमोजेनी या केमिकल इवोल्यूशन, दिस केमिकल इवोल्यूशन और कीमोजेनी हैड अकर इन द फॉलोइंग स्टेप। अब देखो इनमें स्टेप सेम चीज अभी हम रिपीट कर रहे हैं, एक बार ध्यान से देखो एक एक चीज। सबसे पहला था एटम, सबसे पहले इज द एटॉमिक फेज। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनोगे तो सब समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर, मैंने बोला था 2 4 5 हज़ार से 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड आपके अर्थ का टेम्परेचर था लल्ला, मतलब छूते ही भस्म हो जाओगे इतना टेम्परेचर था। अर्ली अर्थ हैड ऑल द एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्री एटम्स, जैसे हाइड्रोजन सब फ्री एटम के फॉर्म में घूम रहे हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस, ठीक है। फॉस्फोरस इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, ध्यान से समझना। अब यहाँ पर मैं आपको ये समझाने जा रही हूँ, देखो जितना लाइटर एलिमेंट है वो बाहर की ओर है और जितना हैवियर एलिमेंट है वो अर्थ में सेंटर की ओर है, और यही आपका मोल्टन स्टेज पे पाया जाता है। तो लाइटर कौन कौन सा है, नाइट्रोजन, कार्बन, ये गैस वाले सब बाहर हैं, फिर उसके बाद सिलिकॉन, फॉस्फोरस बीच में, आयरन और कॉपर, निकेल, ये सब सेंटर पर हैं। कोर हैवीएस्ट एटम, शेल में मीडियस्ट एटम मतलब जो कम भारी हैं, और लाइटेस्ट सबसे ऊपर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। As Earth began to cool and condense the atom and the items were segregated in 3 concentric masses, ठीक है। जैसे जैसे अर्थ ठंडी हुई आपके जो एटम्स हैं वो 3 कंसेंट्रिक मासेस में अरेंज हो गए। सबसे पहले लाइट वाला, फिर मिडिल वाला जिसकी ज़्यादा वो नहीं है, ना ज़्यादा हैवी ना ज़्यादा लाइट है, और सबसे सेंटर पे सबसे हैवी वाला। सबसे बाहर सबसे लाइटेस्ट है जिसमें सारे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं। मिडिल पर आपको सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और फॉस्फोरस दिखाई दे रहा है और सल्फर, और सेंटर पे आयरन, कॉपर और निकिल दिखाई दे रहा है। हैवियर एलिमेंट कॉपर, निकिल एंड आयरन ये कोर पे पाए जाएंगे, इंटरमीडिएट सिलिकॉन, एल्यूमिनियम मिडिल पे पाए जाएंगे, और लाइटर में होगा आपका जितनी भी गैसेस। इज दिस क्लियर? आई थिंक यहाँ तक की कहानी अभी तक क्लियर हो गई। अब हमारे एटम आपको समझ में आया कि सबसे पहले फ्री थे, तो आवारा 5000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था और सब आवारा होकर घूमे जा रहे थे। क्लियर है इतनी बात? नाउ अब ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या बोल रही हूँ मैं। फिर मैंने आपको अरेंजमेंट बताया कि जैसे अर्थ थोड़ी ठंडी होना शुरू हुई, ठंडी ऐसा नहीं कि 100 डिग्री पे आ गई, मतलब ये मानो कि 500-700 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया होगा तब। उसके बाद अर्थ और ठंडी हुई और हाइड्रोजन जो है ये सबसे ज़्यादा था, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव भी होता है हाइड्रोजन, आपको पता होना चाहिए। तो ये भाई साहब सबसे ज़्यादा जुड़ गए, कार्बन से जाके जुड़ गए तो मीथेन बना लिए, नाइट्रोजन से जाके जुड़ गए तो अमोनिया बना लिए, ऑक्सीजन से जाके जुड़ गए तो वाटर बना लिए, सबसे साइनाइड के साथ जुड़ गए, हाइड्रोजन साइनाइड बनाए, और उसके बावजूद सबसे ज़्यादा फ्री थे ये। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो हम ये मानते हैं कि अर्लियर जो अर्थ का एनवायरनमेंट था बच्चों, वो बहुत ज़्यादा रिड्यूसिंग था, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट। मैंने लेक्चर शुरू करने से पहले ही आपको बताया कि आपको कुछ नहीं याद रखना है, बस इतना याद रखना है कि अर्थ का एनवायरनमेंट हाईली रिड्यूसिंग था, बिकॉज हाइड्रोजन इज अ वेरी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। ये सबसे ज़्यादा रिएक्ट कर सकता है, सबसे ज़्यादा जल्दी रिएक्ट कर सकता है, उसके बावजूद इसका कॉन्सेंट्रेशन इज बहुत ज़्यादा। ठीक है, द ग्रेजुअल फॉल इन द सरफेस टेम्परेचर, जैसे ही अचानक से टेम्परेचर कम हुआ, इट अलाउज द हाइड्रोजन टू कंबाइन विद द एलिमेंट एंड मेक द व्हाट बच्चों, नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करके अमोनिया, कार्बन के साथ कंबाइन करके मीथेन, साइनाइड के साथ कंबाइन करके हाइड्रोजन साइनाइड, और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर, और CO2 के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लिए। समझ में आ गई बात? नाउ ध्यान से सुनो, फॉर्मेशन ऑफ अर्ली मॉलिक्यूल्स। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? पहले एटम पढ़ा हम लोगों ने, फिर उसके बाद एटम क्या हुआ, एटम जो है वो दूसरे एटम से जाकर मिल गया और उसने जो है मॉलिक्यूल्स बनाना शुरू किया। तो सबसे पहले क्या बना? HCON, इसका मतलब क्या? वाटर,
वाटर सबसे पहले, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड साइनाइड, यही मैंने आपको बताया, ठीक है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, देखो ध्यान से सुनना, पानी का फॉर्मेशन कैसे हुआ है और समस्या क्या है पानी के साथ, ये भी आपको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। इज दिस क्लियर? अब सुनो मेरे बच्चों, टेम्परेचर के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या हुई ये जान लो। टेम्परेचर के साथ सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि टेम्परेचर नहीं, एक्चुअली पानी बनने के साथ ये समस्या है। अब अगर तुम पानी को 2000 डिग्री सेंटीग्रेड या 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर गिराओगे तो क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। तो पानी टिकता ही नहीं था यार, वो वेपराइज हो जाता था। पर जैसे ही अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हुआ ना, तो ये जो वेपर थे ये ऊपर जाकर क्लाउड बना लिए। क्लाउड बनने के बाद क्या हुआ, ध्यान से देखो, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वाटर ऑल फ्री ऑक्सीजन डिसअपेयर्ड, सारी फ्री ऑक्सीजन डिसअपेयर हो गई क्योंकि वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ गई और एनवायरनमेंट रिड्यूसिंग बना रहा, ठीक है। वाटर वेपराइज हुआ, वाटर वेपर मेक्स क्लाउड एंड क्लाउड गिव अस रेन, रेन है ये, रेन फॉर 100 ईयर्स। मतलब ये सोचो कि जब पानी गिरना शुरू हुआ तो 100 साल तक पानी ही गिरता रहा। समझ में आई बात? 100 साल तक पानी गिरता रहा, गिरता रहा, गिरता रहा, गिरता रहा। अब आप ध्यान से सुनो, इन सब प्रोसीजर्स को एनर्जी कहाँ से मिल रही है? इन सब प्रोसीजर्स को एनर्जी मिल रही है वॉल्केनिक इरप्शन से, वॉल्केनिक इरप्शन से, ठीक है। उसके बाद एनर्जी कहाँ से मिल रही है? सनलाइट से। उसके बाद एनर्जी कहाँ से मिल रही है? थंडर एंड लाइटनिंग से। तो ये है वॉल्केनिक इरप्शन, सनलाइट और थंडर एंड लाइटनिंग। ये भैया हर चीज़ क्या हो रही है? जुड़ रही है। और जुड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? जुड़ने के लिए हमें चाहिए एनर्जी। क्लियर है? समझ में आ गई बात? ओके, डन है। चलो नाउ, अब वाटर जो है, धरती पर बहुत सारे डिप्रेशंस बने हुए थे जिसमें वो पानी गिरा। अब अर्थ का टेम्परेचर क्या है? अर्थ का टेम्परेचर तो इज एक्सट्रीमली हाई, इट इज़ एक्सट्रीमली हाई। इतना टेम्परेचर है अर्थ का। अब जब इतना टेम्परेचर रहेगा और इतने टेम्परेचर पे जब पानी गिरेगा तो कैसा हो जाएगा? जैसे गरम गरम सूप नहीं पीते खाना खाने के दौरान, तो ये गरम सूप के फॉर्म में जो है आपका पानी कलेक्टेड रहेगा। और जो समंदर आप देख रहे हैं एक्चुअली ये वही है। तो पहले क्या होता था? बहुत ज़्यादा गर्म था, दैट इज कॉल्ड एज हॉट डाइल्यूट सूप। और ये जो हॉट डाइल्यूट सूप नाम है ना, दैट हॉट डाइल्यूट सूप, ठीक है, हॉट डाइल्यूट सूप, इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, इसको हेल्डेन ने ही दिया था। इज दिस क्लियर बच्चों? इज दिस क्लियर? समझ में आ गई बात? क्या क्या हुआ है फिर से समझ लेते हैं। यू हैव फ्री हाइड्रोजन, यू हैव फ्री कार्बन, यू हैव फ्री ऑक्सीजन, यू हैव फ्री नाइट्रोजन, यू हैव फ्री साइनाइड्स, यू हैव फ्री एटम्स। आफ्टर सम टाइम द एटम विल मेक द मॉलिक्यूल लाइक हाइड्रोजन साइनाइड एंड नाइट्राइड, और आपके नॉट नाइट्राइड एग्जैक्टली, वाटर, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन साइनाइड, क्लियर है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आफ्टर सम टाइम द व्हाट विल हैपन, द वेपर गेट कंडेंस्ड एंड इट विल मेक द क्लाउड। क्लाउड जो है वो बारिश करेगा, 100 साल तक वर्षा होती रहेगी और आपका जो जमीन में गड्ढे हैं उन गड्ढों पे पानी भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा। और हाय रब्बा, बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से इस पानी को आप क्या कहते हो? हॉट डाइल्यूट सूप। एक सूप ऐसा है जिसके अंदर हाइड्रोजन साइनाइड, मीथेन, वाटर तो है ही, और आपका अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। इनिशियली वाटर एग्जिस्टेड, ये तो सेम चीज़ है, वाटर एग्जिस्टेड इन द सुपर हीटेड फॉर्म, ऑन द कूलिंग बिकेम हॉट रेन वाटर एंड इवापोरेटेड अगेन। ये प्रोसेस चलता रहा। दिस रेन वाटर अल्टीमेटली एक्यूमुलेटेड इन द डिप्रेशन ऑफ अर्थ एंड फॉर्म द ओशंस, लेक्स एंड रिवर्स, ठीक है। अब सुनते हैं अपन, अब हमारे पास क्या आ गया बच्चों? वी हैव वाटर। हमारे पास क्या क्या आ गया राजा बेटा? हमारे पास आ गया पानी, हमारे पास है मीथेन, हमारे पास है अमोनिया, हमारे पास है हाइड्रोजन साइनाइड, हमारे पास और क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। जोड़िए इनको, क्या समस्या है? याद करो वो दिन भैया मेरे फोटोसिंथेसिस में क्या जोड़ते थे, ये जोड़कर क्या बनाते थे? C6H12O6 बनता था कि नहीं बनता था? क्या है ये भैया? ये भी आपके पास, ये भी आपके पास। व्हाई यू आर वेटिंग फॉर क्रिसमस? ठीक है, बताइए जल्दी से, क्या बना लेना है? बनाइए जल्दी से। आप बनाएंगे। अब सबसे पहले क्या हुआ है भैया? सबसे पहले थी एटॉमिक स्टेज। सबसे पहले क्या है बच्चों? सबसे पहले है एटॉमिक स्टेज। एटॉमिक स्टेज के बाद क्या आई? मॉलिक्यूलर स्टेज। टेम्परेचर डाउन होता जा रहा है। टेम्परेचर डाउन होने की वजह से चीजें कंडेंस होती है। भैया लो टेम्परेचर में पानी को रखते हैं तो भी बर्फ बन जाती है, ये याद रखना अपन लोगों को। तो भैया क्या किया है आपने मेरे बच्चों, मेरे आंखों की तारों, चांद सितारों, गुलगुल ज़ारों, बताओ जल्दी से क्या किया?
बताओ क्या किया? तो भैया आपने किया ये है कि आपने सारे एटम्स को जोड़कर उसे मॉलिक्यूल बनाया है। मॉलिक्यूल से अब आएंगे आप, और टेम्परेचर गिरा, और आपके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं आप वो किसके साथ रिएक्ट कर गए? आपके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो रिएक्ट करेंगे किसके साथ? पानी के साथ। और पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा? सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल। पानी के साथ रिएक्ट करके बनेगा सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल। और ऐसा ही एक एग्जाम्पल आपके बाजू में लिखा है, चाहे तो आप देख सकते हैं। जब आप CO2 और H2O को रिएक्ट करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट बनता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपको कोई भी चीज जोड़नी है तो यू नीड वाटर। आपके बॉडी में या आपके जीवन में पानी का एक बहुत बड़ा रोल है। आपका ओरिजिन ही अगर पानी नहीं होता तो शायद कभी होता ही नहीं। ठीक है, सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में सेम चीज आप क्या क्या बनाएंगे? याद करिए, प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट होती है अमाइनो एसिड। फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, सबसे ज्यादा फैट वाले कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी यूनिट है ग्लूकोज। और याद करिए यही तो ग्लूकोज है बच्चों, बन तो गया ग्लूकोज। ग्लूकोज के बाद आप बनाते हैं फैट की सबसे छोटी यूनिट है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, फैटी एसिड। तो इस तरीके के सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल आप बनाकर रेडी कर चुके हैं। क्लियर है? हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द सी वाटर इंड्यूस देम टू रिएक्ट विद ईच अदर एंड प्रोड्यूसेस सम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी बने, जैसे कि इथिलीन बना, एसिटाइलिन बना, एल्डिहाइड बना, कीटोन, अल्कोहल्स एंड ऑर्गेनिक एसिड। बेटा ये याद नहीं होगा तो चिल मारना, कोई टेंशन नहीं है। बस ये याद रखना कि प्रिमिटिव अर्थ में कंटिन्यूअसली कंडेंसेशन चल रही है। जिन मॉलिक्यूल्स के नाम कम से कम 15-15 बार रिपीट कर रही हूं वो याद रखना। समझ में आई बात? क्लियर है? समझ में आ गया होगा आई होप। चलो, तो अर्थ कब बनी? 4.5 बिलियन ईयरों को। फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ जो है वो हम कहते हैं आरएनए के बाद बना, विच इज इन अराउंड द 3.7 बिलियन ईयर को। 3 बिलियन ईयर को बहुत सारी बुक्स में लिखा है। तो लोग ये कहते हैं कि जब आरएनए आया तब लाइफ आई, जो कि था करीब 3 से 3.7 बिलियन ईयर अगो के बीच में। और उसके बाद पर हमें ये पता होना चाहिए, या जब आपके सिंपल ऑर्गेनिक मैटर बन गए हैं जो कि 4 बिलियन ईयर पहले बन गए थे, हम तभी बोलते हैं कि लाइफ आ गई थी। पर बहुत सारे साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि जब आरएनए बना तब लाइफ आई। क्लियर है? द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दीज रिएक्शन केम फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज। बताइए एनर्जी कहां से मिलेगी? ओहो कहां गया? ओके, एनर्जी कहां से मिलेगी? एनर्जी मिलेगी भाई साहब कहां से? सोलर रेडिएशन से। सोलर रेडिएशन से क्या आ रहा है? यूवी रेडिएशन आ रही है, कॉस्मिक रेज आ रही है, एक्स रेज आ रही है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फ्रॉम द लाइट, बिजली कड़कने से। हाई एनर्जी रेडिएशन, जो कि हाई एनर्जी रेडिएशन और वॉल्केनिक इरप्शन, इन सब से क्या मिल रही है? कंडेंसेशन के लिए एनर्जी। आपको जोड़ना है। टेम्परेचर कम हो, देखो भैया किसी से झगड़ा कर लेते हैं, बहुत गर्मा गर्मी होती है तो दोस्ती नहीं हो पाती। लोगों को ठंडा होना पड़ता है तभी दोस्ती होगी, तभी मिल पाओगे, नहीं तो नहीं मिलोगे। क्लियर है बच्चों? आई होप आई एम क्लियर। नाउ लुक एट दिस टेबल, कैसे सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना और क्या बने। ठीक है, ध्यान से देखो। जब आपने मीथेन को पानी से रिएक्ट किया तो शुगर बना, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, फॉर्मल्डिहाइड बना। यहां पर ये चीज लिख रहा है कि हाइड्रोकार्बन्स बने। फॉर्मल्डिहाइड इज व्हाट? इट इज द हाइड्रोकार्बन्स। एल्डिहाइड, एसिटिलीन, ये ऐसे ही तो बनते हैं। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, एथेन, जो भी है, मीथेन, एथेन, मीथेन, एथेन और वॉट एवर द थिंग्स है। ठीक है, एक्टेन, एप्टेन, प्रोपेन, डेकेन, तो ऐसे ही तो बनते हैं। मीथेन को जोड़ते जाइए, है ना? डिहाइड्रेशन रिएक्शन ही तो है। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है? मीथेन, वाटर और अमोनिया को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? अमाइनो एसिड। फिर मीथेन, वाटर, अमोनिया और साइनाइड्स को जोड़ते हैं तो प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स बनते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? डन। अब आपको ये याद रखना है कि पहले प्रिमिटिव अर्थ में मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन में क्या क्या था? अमोनिया था, हाइड्रोजन सनाइड था और कार्बन डाइऑक्साइड था। ठीक है, और मीथेन वगैरह थे, एंड हाइड्रोजन था, एंड पानी था इन द फॉर्म ऑफ वेपर। अब उसके बाद क्या होगा? सिंपल आपने बना लिया है भाई, आपने अमाइनो एसिड बना लिया, ग्लूकोज बना लिया, सब बना लिया। ठीक है, ये सब आपने बना लिया है। ठीक है, डन 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 डन। ठीक है, अब आएगी बात किसकी? अब आएगी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करेंगे तो बस वही है, सिंपल बन चुके सबसे पहले एटॉमिक, फिर कौन सा? मॉलिक्यूलर, फिर कौन सा? सिंपल ऑर्गेनिक, फिर कौन सा? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक। मॉलिक्यूल्स कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, साइनाइड। उसको जोड़कर क्या बनाया? मीथेन, अमोनिया, पानी, हाइड्रोजन साइनाइड फ्री, और बस इतना। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बनाया? सिंपल क्या बनाया? कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट्स बनाए, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड और क्या, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स, ठीक है, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स। चलो अब उसके बाद सिंपल ऑर्गेनिक मैटर जब आपने बना लिया है तो अब करिए इसका पॉलीमराइजेशन। क्या करिए, इसका पॉलीमराइजेशन। जब आप इनका पॉलीमराइजेशन करेंगे, क्या करेंगे, जब इनका पॉलीमराइजेशन करेंगे तो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर बनना शुरू होगा, ठीक है। और जैसे ही लार्जर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने आपका प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर बनना शुरू हो गया। क्लियर है। अमाइनो एसिड क्या बना चुके हैं, पेप्टाइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड। याद करिए प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट क्या है, अमाइनो एसिड बेटा, ठीक है। प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट क्या है, अमाइनो एसिड। जब आप बहुत सारे अमाइनो एसिड को जोड़ लेते, टंग 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 टिंग, जब आप बहुत सारे अमाइनो एसिड को जोड़ते जाते तो पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड बनते। पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड, द चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड एज प्रोटीन। और ये पॉलीपेप्टाइड जो हैं बाद में चल के प्रोटीन बनाएंगे। न्यूक्लियोटाइड्स जो आपने बनाए हैं, न्यूक्लियोटाइड्स बनाए हैं, ये आपके बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द नाइट्रोजनस बेसिस एंड फॉस्फेट ये बनाएंगे आपके न्यूक्लिक एसिड। क्लियर। तो न्यूक्लियोटाइड्स बनाएंगे। प्यूरिन्स पिरिमिडीन्स बन चुके हैं। प्यूरिन्स पिरिमिडीन्स को आप जोड़िए शुगर के साथ। भाई आपके न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड में होता है फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरिमिडिन। प्यूरिन कौन होता है भाई, प्यूरिन होता है आपका एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडिन कौन होता है, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। इनको जोड़ कर आपको किससे जोड़ना है, शुगर से जोड़ना है। देखो 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 देखो, ये हो गया बेस पेयर, ये हो गया शुगर, और फॉस्फेट के साथ जोड़िए, डीएनए और आरएनए बनाइए। ठीक है। तो आप क्या देखते हैं कि सिंपल ऑर्गेनिक में आपने क्या बनाया है बच्चों, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक में सबसे पहले आपने ठंडा करके क्या बनाया, नाइट्रोजनस बेसिस, शुगर एंड फॉस्फेट। इन तीनों को कंबाइन करके आप क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड। टाइड का मतलब ये याद रखना जिसमें फॉस्फेट होता है, जिसमें नहीं होता उसको साइड कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है। अब पॉलीमराइजेशन जब न्यूक्लियोटाइड्स का हुआ, न्यूक्लियोटाइड मतलब फॉस्फेट होगा, न्यूक्लियोसाइड मतलब फॉस्फेट नहीं होगा, साइड मतलब शुगर, शुगर वाला मतलब न्यूक्लियोसाइड नहीं होगा तो न्यूक्लियोटाइड। शुगर विद नाइट्रोजनस बेस इज न्यूक्लियोसाइड, शुगर प्लस फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजनस बेस इज न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड को जोड़ कर आपने डीएनए और आरएनए प्रिपेयर किया, और ये सारी रिएक्शन डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। किसी गर्म पत्थर पर भी अगर आप अमाइनो एसिड का सॉल्यूशन डालेंगे, सॉल्यूशन जिसमें पानी है, तो वो अमाइनो एसिड प्रोटीन में कन्वर्ट हो सकता है। ये प्रूव्ड रिएक्शन है। मैम आप बोले जा रही हो ऐसा होता है, ऐसा होता है, सही में ऐसा हुआ हो क्या? जी हाँ, ऐसा हुआ होगा। इसको स्टेनले मिलर और हेराल्ड यूरे नाम के साइंटिस्ट ने प्रूव करके दिखाया है। ठीक है। तो शुगर और शुगर को जोड़कर क्या बना लिया, पॉलीसैकेराइड। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को जोड़कर क्या बना लिया, लिपिड। अमाइनो एसिड को जोड़कर बना लिया प्रोटीन। ठीक है। प्रोटीन का स्पेलिंग सही कर लेना बच्चों। ठीक है। उसके बाद प्यूरिन्स, पिरिमिडिन, शुगर, फॉस्फेट को जोड़कर बना लिया न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़कर न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन को जोड़कर न्यूक्लियोप्रोटीन। क्लियर है? इतनी बार क्लियर है? तो हम जो है मॉलिक्यूलर स्टेज से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड की ओर बढ़ चुके हैं, जिसमें हमने बना लिया है भाई साहब क्या, हमने बना लिया है पॉलीसैकेराइड। डन हो चुका है। हमने क्या क्या बना लिया, हमने बना लिया शिप्रा मैम पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड के साथ आपने क्या बना लिया, मैच्योर फैट, जिसको हम कहते हैं लिपिड। ठीक है। लिपिड के बाद आपने क्या बना लिया, आपने बनाया डीएनए, और क्या बना लिया, आरएनए। वैसे आरएनए पहले आया, फिर उसके बाद आपने क्या बना लिया, न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन हालांकि बाद में बनेगा, पहले प्रोटीन तो बन जाए, तो यहाँ बीच में घुसा देती हूँ प्रोटीन। क्लियर है? तो ये सब आप बना चुके हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ओ ठीक है। एक सेकेंड बच्चों। चलो, तो अपन ने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना रहे। अब आ गई बेटा ये ओपेरिन हेल्डाने ने बताया। अब तुमको समझाती हूँ हुआ क्या है। बहुत वैसे तो नीट में नहीं आता है, पर सुन लो, क्योंकि तुम किसी कोचिंग का मॉड्यूल सॉल्व करोगे, कहीं कुछ मॉड्यूल सॉल्व करने जाओगे ये ऑनलाइन, तो वो पढ़ा देते हैं, फिर वहाँ तुम दिमाग करो शिप्रा मैम आपने पढ़ाया नहीं, तो ऐसा नहीं करना है, इसलिए आपको बता देती हूँ। आ जाओ सुन लो। देखो, अब अपन ने भैया जी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल बना के रख लिया है कि नहीं रख लिया? अपन ने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल बनाकर रख लिया है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल क्या हो गया है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल हो गया है अपना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब बना के रेडी है। अब बेटा कैसे कहानी जो है ये सब होगी आपको समझना है ये। ठीक है। क्या समझना है कि कैसे एक छोटी सी सेल का निर्माण हुआ। पहले बड़ी सेल प्रोकैरियोट यूकैरियोट नहीं आया, पहला एक सेल जैसी चीज आई। द सेल जैसी चीज इज कॉल्ड एज प्रोटोसेल। इनको हम क्या कहते हैं,
प्रोटोसेल। ये हम समझ गए। देखो क्या क्या इसमें याद करना है, एक बार लास्ट में मैं समराइज कर दूंगी। 10 कीमोजेनेसिस हो गया है भाई, केमिकल से आपने बना लिए हैं, केमिकल्स आपको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना बना के रेडी कर लिए हैं, अब कोई टेंशन नहीं है, कोई गुंडा कौन नहीं हिलाएगा। अब शुरू होगी बायोजेनिक। अब उन केमिकल्स को हम ऐसा क्या करें कि उसमें लाइफ आ जाए। तो ध्यान से सुनो, केमिकल इवोल्यूशन जो है हमने डन कर लिया है, कैसे हुआ था। अब अपन, अरे यार ये तो पूरा ही हो गया फिर से, चलो रुक जाओ। हाँ ओके, नाउ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। अ लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सिंथेसाइज एबायोटिकली ऑन द प्रिमिटिव अर्थ। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एबायोटिकली मतलब उसमें कोई जीवन नहीं चाहिए था, कोई सेल डिवीजन नहीं चाहिए था, कोई कुछ नहीं चाहिए था, ठीक है। और इन्हीं को हम कहते हैं प्रिकर्सर ऑफ सर्टेन कोलॉइडल प्रीबायोटिक एग्रीगेट्स। दीज कोलॉइडल एग्रीगेट्स, ध्यान से सुनना, जब यही एग्रीगेट होंगे, ध्यान से सुनो, क्या क्या बनाया अपन ने, प्रोटीन बनाया है अपन ने, फैट बनाया, कार्बोहाइड्रेट बनाया, ये बना के रख लिया है। उसके बाद प्रिमिटिव अर्थ में हम ये मानते हैं कि जब ये कोलाइड हुए तब इनकी वजह से कुछ कोलाइडल एग्रीगेट्स बने जिनकी वजह से लाइफ आई। 2 कोलाइडल एग्रीगेट्स पढ़ने, कोलाइड मतलब जुड़ना, एक है कोइसरवेट जिसे ओपेरिन ने दिया और एक है माइक्रोस्फीयर जिसे सिडनी फॉक्स ने दिया। आओ समझते हैं क्या है कोइसरवेट। सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ राजा बेटा मेरे, कोइसरवेट क्या होता है। चलो आ जाओ मेरे बच्चों। सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट द कोइसरवेट्स, ठीक है। देखो ध्यान से क्या क्या लिखा है इसमें। अ लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या है, सिंथेसाइज एबायोटिकली ऑन प्रिमिटिव अर्थ, वर कंसिडर्ड टू बी द प्रिकर्सर ऑफ सर्टेन कोलॉइडल प्रीबायोटिक एग्रीगेट। इन्हीं ये जब एग्रीगेट हुए तो कुछ प्रीबायोटिक एग्रीगेट बने जिसका नाम है कोइसरवेट और माइक्रोस्फीयर। कुछ नहीं है, ये प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट इनका एग्रीगेशन है। चलो सुनते हैं। सबसे पहले जो प्रोटीन था, ध्यान से सुनना, कोइसरवेट क्या है ये आप समझेंगे। क्या 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 प्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ध्यान से सुनो, इधर आ जाओ, देखो मैं आपको समझाती। एक अपन ले लेते हैं बीकर, एक अपन क्या ले लेते हैं बीकर, ध्यान समझो। एक अपन ने बीकर ले लिया, बीकर में अपन ने क्या ले लिया, छोटे 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 कार्बोहाइड्रेट ले लिए। ये क्या ले लिया अपन ने, कार्बोहाइड्रेट। ध्यान समझना, पहले अपन कोइसरवेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट ले लिए, कार्बोहाइड्रेट के साथ बेटा जी अपन ने क्या ले लिया, थोड़ा सा प्रोटीन ले लिया। क्या ले लिया, प्रोटीन ले लिया। उसके बाद इसको स्टर किया, हिलाया। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि ये जो पूरा लिक्विड है, इस पूरे लिक्विड पे सेंटर पर आकर यहाँ पर कुछ एग्रीगेशन बन गया है। एंड दिस एग्रीगेशन जो है, इसमें क्या है, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट का एग्रीगेशन इस तरीके से बन गया है। दिस एग्रीगेशन आफ्टर सम टाइम, इस एग्रीगेशन को ही हम राजा बेटा मेरे बच्चों क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं कोइसरवेट, ठीक है। कोई बबा सिर जैसी चीज नहीं है जो पेनफुल है, बहुत आसान सी चीज है। क्या समझे आप, कोइसरवेट माइक्रोस्फीयर नहीं आएगा नीट में, पर सुन लो, जब आप प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मिक्सचर लेते हैं, उसे हिलाते हैं, तो कुछ समय के बाद वो बीच में जाके इकट्ठा हो जाते हैं और एक कोलॉइड बना लेते हैं, और इस कोलॉइड को हम कहते हैं कोइसरवेट। द कोलॉइड इज नोन एज बेटा जी क्या, कोइसरवेट कहलाता है, ठीक है भाई। अब तुम मुझे बताओ, सेल में क्या होता है, सेल में प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, और धीरे से इसके चारों तरफ क्या अरेंज हो जाएगा, लिपिड अरेंज हो जाएगा, बन गई आपकी सेल। धीरे से इसमें आरएनए घुस जाएगा, बन गई आपकी सेल। सेल में होता ही क्या है बेटा, इसी को हम कहते हैं प्रोटोसेल। इसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोसेल। इसके में हम ये नहीं, हमको ये नहीं पता है कि ये दिस इज नॉट रियल सेल, बिकॉज दे डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू डिवाइड, दे डू नॉट हैव द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, बट अल्टीमेटली जो सेल है उसका कॉम्पोनेंट एग्रीगेट होना शुरू हो चुका है, ठीक है। तो क्या लिखा है इसमें, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में बेटा कौन कौन से हो गए अपने, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हो गए अपने कार्बोहाइड्रेट, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में क्या हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, और इनके बाहर आकर धीरे से क्या जुड़ जाएगा, लिपिड। क्लियर है। दे एग्जिबिट डबल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर, ठीक है, मेम्ब्रेन बाइलेयर है, मेम्ब्रेन बाइलेयर इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड। इन्होंने ये बताया कि इस एग्रीगेट के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन जुड़ेगी आके ऐसे लिपिड बन जाएगा, तो ये लिपिड कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। क्लियर है, इस एग्रीगेट के चारों तरफ डबल मेम्ब्रेनस लेयर आ जाएगी जो कि फैटी एसिड्स की बनी होगी। अब आते हैं माइक्रोस्फीयर में। हमने ये देखा कि कोइसरवेट में कार्ब्स और प्रोटीन
दोनों है, पर माइक्रोस्फीयर में क्या था बच्चों, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन था, ओनली प्रोटीन। प्रोसेस इन्होंने भी सेम ही किया भाई, इनको पानी में डाला, पानी प्रोटीन के साथ रिएक्ट हुआ और रिएक्ट होकर इसने क्या बनाई, एग्रीगेट हो गया बीच में। ठीक है, समझ में आ गई बात, ओके डन। और इसे ही हम प्रोटोसेल कहते हैं। तो भाई आपने क्या सीखा कि कोइसरवेट में प्रोटीन प्लस कार्ब्स दोनों हैं। इन्होंने ये बताया द एग्जिबिट डबल मेम्ब्रेन, धीरे से क्या होगी, लिपिड बाइलेयर चारों तरफ आके जुड़ जाएगी, क्लियर है। और इन्होंने भी ये बताया कि डबल लेयर विच डिवॉइड ऑफ फैटी एसिड, पर इन्होंने दे ऑल्सो एग्जिबिट डबल लेयर विच इज डिवॉइड ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, हालांकि ये आपको याद नहीं भी होगा ये पॉइंट, तो ये याद नहीं रखेंगे तो भी टेंशन नहीं है। इन्होंने ये बताया कि जो डबल लेयर है वो फैटी एसिड की है, इन्होंने ये बताया कि जो डबल लेयर है वो फैटी एसिड की नहीं है, क्लियर है। पर इन्होंने ये जरूर बताया कि यहाँ पर जब हम प्रोटीन और कार्ब्स को मिलाते हैं तो एग्रीगेट हो गए और चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन बनी जो कि लिपिड की है। इन्होंने बताया कि प्रोटीन एग्रीगेट हो गया। बेटा एग्रीगेशन हुआ जो ये बताता है कि अल्टीमेटली ऑल ऑफ दीज कंपोनेंट जो एग्रीगेट हो गए हैं वो अल्टीमेटली किससे बने हैं, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, इनसे ही तो बने हैं, और आपकी सेल भी तो इससे बनी है। हालांकि हमारे पास इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। दे वर फॉर्म्ड बाय द मिक्सिंग अपोजिटली चार्ज कोलॉइड, एग्जाम्पल जेलेटिन एंड अरेबिक, ये आपको याद नहीं करना है। दीज वर फॉर्म्ड व्हेन द आर्टिफिशियली प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड मिक्स विद द कोल्ड वाटर, ये भी टेंशन नहीं लेना है। दे शो ग्रोथ बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंस, एक्शन ऑफ एंजाइम, और ये धीरे धीरे करके अपनी ग्रोथ करते जाते हैं। इन्होंने बताया कि ये जो चीज़ एग्रीगेट हुई है सेंटर पे प्रोटीन की बनी हुई, इसके पास बाइनरी फिजन का एबिलिटी था और फर्दर ग्रोथ करने की पावर थी। तो सिडनी फॉक्स और कोइसरवेट ये क्या है, दीज आर द प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ द सेल, बट दे आर नॉट सेल, दे हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड। ये बडिंग कर सकता है अकॉर्डिंग टू द माइक्रोस्फीयर, और ये साइज ग्रो कर सकता है जो कि सेल की एक प्रॉपर्टी होती है। तो इनके हिसाब से कोइसरवेट और माइक्रोस्फीयर के पास जो था वो एक सेल की प्रॉपर्टी होती है, और ये अनस्टेबल होता है और डिसइंटीग्रेट विद द टाइम। सेल भी एक समय के बाद वो हो जाती है। दे आर स्टेबल एंड एग्जिबिट यूनिफॉर्मिटी, ये स्टेबल होते हैं और हमेशा यूनिफॉर्मिटी बनाए रहते हैं। तो कोइसरवेट और माइक्रोस्फीयर में कॉमन क्या है, सिर्फ आप ये नहीं आएगा एग्जाम में, पर ये याद रखना, कोइसरवेट एंड माइक्रोस्फीयर क्या है, दीज आर द कोलॉइड्स। किसके कोलॉइड्स, एग्रीगेट्स। किसके एग्रीगेट, कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन्स के और फैट के। ठीक है, प्रोटीन का किसमें, सिर्फ आपके माइक्रोस्फीयर गिवन बाय द सिडनी फॉक्स। कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन कहाँ पर है, कोइसरवेट। चारों तरफ लिपिड बाइलेयर है, कोइसरवेट नहीं है, सिडनी फॉक्स। मतलब बाइलेयर उसमें भी है माइक्रोस्फीयर में, पर वो लिपिड की नहीं बनी है। ये क्लियर हुआ आपको, डन है बच्चों, बस दैट्स इट। ठीक है, तो कोइसरवेट कुड इवन डिवाइड बाय द बडिंग लाइक बैक्टीरिया, दस मोर कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्फीयर एंड कोइसरवेट फंक्शन एज प्री सेल और प्री बायोन्ट और प्रोटोसेल। प्रोटोसेल क्लियर है। तो इन दोनों के पास ये पावर था। देखो यहाँ पे लिखा है कोइसरवेट कुड इवन डिवाइड, हमने लिखा है माइक्रोस्फीयर डिवाइड हो सकता है, पर कोइसरवेट के पास ये प्रॉपर्टी कि वो सेल डिवाइड कर सकता है और बैक्टीरिया की तरह बड कर सकता है, जो कि एक सेल की प्रॉपर्टी होती है। तो इन्हें हम प्रोबायोन्ट या प्रोटोसेल कहा है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोसेल, ई बायोन्ट और प्रोटोबायोन्ट। देखिए, with the formation of nucleoprotein, कोइसरवेट and likewise molecule change into the first living cell, प्रोटोसेल, और यही धीरे से एक पहली लिविंग सेल में कन्वर्ट हो गए। क्लियर है, समझ में आ गई बात? ठीक है, क्लियर है। प्रोटोसेल मतलब कि एक्चुअली देखो ध्यान से, इधर सुनो, इधर सुनो, इधर आ जाओ मेरे बच्चों, इधर आ जाओ। जो प्री बायोन्ट प्री सेल है ना, दीज आर द एग्रीगेट्स, दीज आर द एग्रीगेट्स। ठीक है, और इन एग्रीगेट से बना प्रोटोसेल, ये आप लिखो। ठीक है, इन एग्रीगेट से आप क्या बनाते हो, प्री सेल से आप क्या बनाते हो, प्रोटोसेल, प्रोटोसेल। ठीक है, फिर आप क्या बनाते हो, मॉडर्न सेल, मॉडर्न सेल। क्लियर है बच्चों? अब ये जो कहानी मैम आप बता रही हो कि सबसे पहले क्या बना है मैम, सबसे पहले एटम बने हैं, फिर क्या बना है, मॉलिक्यूल बना है, फिर सिंपल ऑर्गेनिक, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, फिर उसके बाद क्या बना है, फिर उसके बाद कोलॉइड एग्रीगेट्स पड़ा। कोलॉइड एग्रीगेट को प्री सेल का, प्री सेल डेवलप हुई, उसने एक सेल को निर्माण किया। ठीक है, क्लियर है, ये अपन ने पढ़ लिया। ये सब कैसे प्रूफ हुआ, प्री सेल प्रोटोसेल तो नहीं वो हुआ, पर प्रिमिटिव एनवायरनमेंट का कैसा एटमॉस्फेयर था, कैसा नेचर था, क्या रियली हाई टेम्परेचर में डिहाइड्रेशन रिएक्शन से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनते हैं, हाँ या नहीं, ये स्टेनले मिलर और हेराल्ड ड्यूरे ने बताया अपने एक्सपेरिमेंट में। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ द स्टेनले मिलर एंड हेराल्ड ड्यूरे, जो कि ओपेरन हेल्डाने की थ्योरी को प्रूफ करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इस थ्योरी को एक बार और रिवाइज करके स्टेनले मिलर और हेराल्ड ड्यूरे का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। I hope मेरे प्यारे बच्चों you learned and enjoyed the session. See you in the next amazing session. प्लीज़ इसको शेयर करिए और बता दीजिए मैंने इवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया है, पढ़ना है तो आ जाइए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।